गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज अदिति पांडे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर विच वाज चैप्टर 5। तो इसमें हम पढ़ेंगे यायावर समाज। तो आइए जानते हैं कि यायावर साम्राज्य क्या है और क्यों स्टडी करना है इस पे, इसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, क्या क्या इसके अंदर क्वालिटीज़ थी। तो ये जानते हैं यायावर समाज की जो अवधारणा है ये विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते थे। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पे एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूहों में संगठित होते थे। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल समाज और आर्थिक ढांचे से स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण हो सकती हैं क्योंकि वे किसी बंधे बधाए सांचे में उन्हें ढालते हैं। देखिए, जिस चीज़ की डेफिनेशन पहले से तय हो चुकी हो उसे बदलना थोड़ा सा भिन्न होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब भी हम किसी भी साम्राज्य की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आता है एक ऐसी चीज़, एक ऐसा बसा हुआ राज्य जो कहीं ना कहीं राजनीति से भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, जिसमें इमोशंस कम देखने को मिलते हैं बट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ये पुरानी भी लग सकती है क्योंकि लोगों ने इसे बिल्कुल पुराने ढांचे में ही ढाल दिया है। तो इस अध्याय में हमें ज्ञात होता कि मंगोलों ने चना के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया है। अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े तथा जिसके कारण यूरेशिया के इतिहास पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र के संरचना को हमेशा के लिए बदल डाला। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले बर्बर क्या होता है हम ये जानेंगे। ये शब्द यूनानी भाषा के बराबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका तात्पर्य होता है गैर यूनानी लोग हैं जिनकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब कोलाहल बर्बर के समान लगती थी। यूनानी ग्रंथों में बर्बरों को बच्चों की तरह दिखाया गया है जो कि सुचारू रूप से बोलने या सोचने में असमर्थ, डरपोक, विलासप्रिय, निष्ठुर, आलसी, लालची और स्वशासन चलाने में असमर्थ है। यह रूढ़िगत घिसी पिटी धारणाएं रोमवासियों के पास गईं। रोमवासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजाति गाल और हूण जैसे लोगों के लिए किया। चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया पर उसमें भी किसी शब्द के सकारात्मक अर्थ नहीं थे। पहले जैसे क्या होता है, हम अगर किसी से बैर रखते हैं, अगर हमें किसी से दुश्मनी है तो हम भले उसके सामने उसके नाम को अच्छा लेते हैं लेकिन उसका अलग ही एक नाम रख लेते हैं। नहीं, जैसे कि मान लीजिए ये बहुत अजीब है या फिर बहुत सारे नाम होते हैं जो हम रख लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि रावण रख लिया नाम या कुछ अलग ही रख लिया। ठीक है, तो उस टाइप में ही लोगों को जब किसी से चिढ़ होती थी तो ये लोग भी नाम अलग रखते थे ताकि उन लोगों को एहसास हो कि हाँ, आप लोग का नाम अच्छे से नहीं लिया जा रहा है, यानी आपके बारे में हमारी सोच क्या है। तो जो भी नेम होते थे उनके कोई सकारात्मक मीनिंग्स नहीं होती थी, उनकी कोई अच्छी मीनिंग नहीं होती थी। इन लेखकों को यायावरों के जीवन संबंधी
मंगोलों के साम्राज्यिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया और कुछ अनुभव के द्वारा उन लोगों ने यात्रा वृत्तांत लिखे थे। यद्यपि इन लोगों को मंगल रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था, इनमें से अनेक इनके विषय में सहानुभूतिपूर्वक विवरण और यहाँ तक कि उनको प्रशस्तियाँ भी लिखी। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के बाहरी शहरों में उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी, जिसमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। इस प्रकार जो मंगोल थे उनकी तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई थी। अगर हम किसी का नेम चेंज कर देंगे और हर जगह किसी की बुराई करते फिरेंगे तो उसकी जो सामाजिक तस्वीर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। लोग भले ठीक है, मतलब भले भरोसा न भी करें कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग तो उनमें से मोल्ड हो जाते हैं ना। पर महाद्वीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों में उपलब्ध हैं वे अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। इनमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोल, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है, पर महत्वपूर्ण सामग्रियां हमें इतालवी, लातिनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में भी मिलती हैं। अक्सर ये एक मूल ग्रंथ भिन्न आशय के साथ दो अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे चलते हैं। भूमिका 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। देखिए, जब आपके कंट्री में कोई एक दूसरी शक्ति बहुत तेज़ी से विकसित हो रही हो तो आपको उस चीज़ का आभास तो हो ही जाता है। जैसे 2013 के अप्रॉक्सीमेट जब चुनाव होने वाले थे 2014 में, तो मोदी लहर चली थी। आपने देखा होगा ना कितना ज़्यादा उस टाइम पे वो था कि मोदी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। स्कूल्स में हर जगह रैली निकलती थी उन चीज़ों की। तो वो कांग्रेस को भी तो लगा होगा ना कि इन चीज़ों की अचानक से ही लहर उठी है। ये चीज़ें अचानक से ही बहुत ज़्यादा फैशन में आ गई हैं। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगेल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर के विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन इत्यादि कार्यों में निकल गया। इसका मतलब है कि यदि किसी को कुछ भी मिलता है तो वो 50% लक तो माना ही जाता है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि जो लोग थे उन्हें शासन करने का अधिकार ईश्वर से प्राप्त हुआ था, परंतु फिर भी उनका आधा से ज़्यादा समय दूसरे छोटे मोटे देशों पर उन्हें हड़पने में, उनके लिए षड्यंत्र रचने में बीतता था। अब बुखारा पे कब्ज़ा क्या है ये जानते हैं। परिवर्तित 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों ने एक फारसी इतिवृत्ताकार जुवैनी 2020 में बुखारा की विजय का वृत्तांत दिया है। जुवैनी की कथानुसार नगर को विजय के बाद चंगेज़ खान उत्सव मैदान में गया, जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित होते हैं। उसने उन्हें संबोधित करके कहा कि अरे लोगों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुमने ये जो भी संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास प्रमाण है तो मैं यही कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुम पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। उसके नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उत्तर दिया, वे आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध कर दिया, लूटा और चल दिए। मंगोलों ने इस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया।
आगे चलते हैं। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? मंगोल विविध समूहों से और पश्चिम में टर्की कबीलों में भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबंध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी थे, और कुछ भेड़ों मतलब घोड़ों, भेड़ों, पशुपालक इत्यादि पशुओं को भी पालते थे। उनका यायावीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि में हुआ, जो आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरी हुई थी, जिसके पश्चिमी भाग में अल्लाई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थीं। दक्षिण भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल, इसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र ने ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पास सिंचित हो रहा था। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के पास आवास क्षेत्र के उत्तर में जो साइबेरिया वन स्थित थे ना, उसी में वे रहते थे और पशुपालक थे, और इसी प्रकार वो अपने जीवन का यापन किया करते थे। तो हम ये टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको यूपीएससी के नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 250 PDF के फॉर्म में नोट्स मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक वाइज हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी रिवीजन करने में भी और उसे अच्छे से पढ़ने में भी। और 149 रुपीज़ पेटीएम पेमेंट पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।